हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का ईवीएस 1 लेसन नंबर 3 द अर्थ एंड इट्स लिविंग वर्ल्ड। इस लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर। तो लेसन के एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे आपको सारे लेसन्स के वीडियो मिल जाएंगे। तो जो लेसन नंबर 3 है उसके एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो भी जरूर देखिए। अगर आप पूरा लेसन देखोगे तो आपको जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं वो इजीली समझ में आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है व्हाट्स द सॉल्यूशन में। फर्स्ट वन दिया है कि डार्क पैचेस अपीयर ऑन द स्किन आफ्टर एक्सपोजर टू दी सन। देखिए, अगर हम धूप में ज्यादा घूमते हैं तो उसके कारण जो है हमारे स्किन के ऊपर डार्क पैचेस आने लगते हैं। तो अगर ऐसे होता है तो हमें सॉल्यूशन क्या करना चाहिए। इफ डार्क पैचेस अपीयर ऑन द स्किन आफ्टर एक्सपोजर टू द सन, so we should apply lemon slices on it for 10 to 15 minutes और apply एलोवेरा जेल। कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो लेमन होते हैं उनके स्लाइसेस करके उस जगह पे लगा सकते हैं जहाँ पे डार्क पैचेस आए हैं। 10 से 15 मिनट तक रखेंगे, या फिर हम एलोवेरा जेल जो होता है उसको भी लगा सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन हो सकता है अगर ऐसा प्रॉब्लम किसी को आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है यूज योर ब्रेन पावर में। उसमें फर्स्ट हमें क्वेश्चन दिया है व्हाई आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इम्पोर्टेंट। जैसे कि हमने लेसन में डिटेल में एक्सप्लेन किया था, देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजिंग द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो मेन उनका फंक्शन, मेन काम क्या होता है, उनका मेन वर्क क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस में प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। और वो क्या करते हैं कि जो डेड प्लांट्स या फिर जो डेड एनिमल्स होते हैं उनका जो रिमेन होता है उसे क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। If there were no microorganism, then the dead plants and animal would not get decomposed. अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में नहीं रहेंगे या फिर वो ये काम नहीं करते हैं डेड प्लांट्स को, एनिमल्स को डिकम्पोज करने का, तो उसके कारण क्या होगा कि जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स अगर पड़े हुए हैं जमीन के ऊपर तो वैसे ही रहेंगे। एंड द सॉइल वुड नॉट बिकम फर्टाइल, क्योंकि जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को डिकम्पोज किया जाता है वो मिक्स होता है कहाँ पे, सॉइल में, जिसके कारण सॉइल क्या होती है, फर्टाइल बनती है। अगर एनिमल्स एंड प्लांट्स जो डेड है उनको अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा कि सॉइल जो है फर्टाइल नहीं होगी। फर्टाइल का मीनिंग ऐसी जमीन जहाँ पे जो क्रॉप्स होते हैं या फिर जो भी प्लांट्स हम लगाते हैं वो अच्छे से ग्रो हो पाते हैं, तो वो नहीं हो पाएंगे अगर सॉइल फर्टाइल नहीं होगी। तो इस तरीके से अगर हम देखा जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, थिंक अबाउट ऑल द फूड स्टफ ऑब्टेन फ्रॉम द सी, फाइंड मोर इंफॉर्मेशन एंड राइट 10 लाइन्स अबाउट देम। कि फूड स्टफ जो सी से हमें मिलते हैं, समुद्र से मिलने वाले जो फूड स्टफ होते हैं उनके बारे में आपको लिखना है कि कौन कौन से फूड स्टफ मिलेंगे, और जो भी मिलते हैं उनके बारे में आपको 10 लाइन्स लिखनी है। There are a lot of foodstuff obtained from the sea like different types of fishes, crabs, prawns, lobsters, etc. और भी कई सारे होते हैं। कुछ यहाँ पे मैंने आपको दिए हैं कि अगर हम देखेंगे कि सी फूड जिसे हम कहते हैं या फिर फूड स्टफ जो हमें समुद्र से मिलेगा तो उसमें ये सारी चीजें आती है, जैसे कि फिशेस है, क्रैब्स, प्रॉन, लॉबस्टर, जो आपको पता होंगे। तो इसमें से एक कोई भी आप ले सकते हो और इसका इंफॉर्मेशन आपको 10 लाइन्स में लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर फिशेस लेते हो तो किस टाइप का फिश है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप 10 लाइन्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट आर क्लाउड्स मेड ऑफ। क्लाउड्स कैसे बनते हैं। क्लाउड्स आर मेड अप ऑफ वेरी फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच आर स्मॉल एंड लाइट। कि क्लाउड्स कैसे बनते हैं कि वेरी फाइन ड्रॉपलेट, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं पानी के, जिसके कारण क्लाउड्स बनते हैं। और ये ड्रॉपलेट्स कैसे होते हैं, स्मॉल एंड लाइट होते हैं, हल्के और छोटे से होते हैं। What is mean by biosphere? Biosphere क्या होता है, living things occupy parts of the lithosphere, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर क्या होता है ये हमने लेसन में भी देखा है कि लिथोस्फीयर मीन्स जो लैंड का पार्ट होता है, जमीन होती है जहाँ पर लिविंग एनिमल्स होते हैं, तो जो जमीन का पार्ट होता है उसे लिथोस्फीयर कहा जाता है। हाइड्रोस्फीयर मीन्स जो भी वाटर बॉडीज होती है वो हाइड्रोस्फीयर में आती है। एंड एटमॉस्फेयर मीन्स एयर, जो हवा हमारे अराउंड होती है, एटमॉस्फेयर उसे कहा जाता है। तो living things occupy part of the lithosphere, hydrosphere and atmosphere. Living things and all the part they occupy are together called the बायोस्फीयर। तो लिविंग थिंग्स और बाकी के जो भी पार्ट्स होते हैं, बाकी की जो भी चीजें हैं जिनसे ऑक्यूपाई किया जाता है, ये सारा पार्ट लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर का, उससे एक कलेक्टिवली या फिर टुगेदर, साथ में एक साथ आके क्या कहा जाता है, बायोस्फीयर कहा जाता है।
नेक्स्ट है make a list of the landforms you see in your surrounding and give a description of any two of them। जैसे कि लैंडफॉर्म्स कौन से होते हैं, माउंटेन है, हिल, हिलॉक, प्लेन्स, प्लेटिव, वैली, रिवर, ये क्या होते हैं, एक तरीके से लैंडफॉर्म्स होते हैं। तो आपने जो भी देखा होगा, यहाँ पे मैंने लिस्ट दी है आपको लैंडफॉर्म्स की, इसमें से आपको क्या करना है कि आपने आपके सराउंडिंग में क्या क्या देखा है, इस इनमें से लैंडफॉर्म में से किसको आपने देखा है, और एनी टू ऑफ देम, कोई भी दो आप ले सकते हो और उसका डिस्क्रिप्शन और या फिर उसकी इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हो। जैसे कि माउंटेन के बारे में या फिर हिल के बारे में जो भी आपने देखा है उसके कोई भी दो टाइप्स लेके यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उसकी इंफॉर्मेशन लिख सकते हो। तो यहाँ पे आंसर अलग अलग आ सकता है, हर किसी का क्या आएगा, यहाँ पे अलग आएगा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस अंडरलाइन द वर्ड्स दैट रेफर टू लैंडफॉर्म्स। ऐसे कौन से वर्ड सेंटेंस में आए हैं जिससे हमें पता चलेगा कि वो एक तरीके का लैंडफॉर्म है। तो फर्स्ट सेंटेंस है अनिल लिव्स एट द फुट ऑफ ए हिल। तो इसमें कौन सा लैंडफॉर्म आया है, हिल। तो इसे हमें क्या करना है, सिर्फ अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट सेंटेंस इज रिया लिव्स इन द प्लेटी रीजन। तो इसमें कौन सा लैंडफॉर्म आ रहा है, प्लेटी। तो इसको क्या करेंगे, हम अंडरलाइन करेंगे इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है राइट अ नोट अबाउट द फॉलोइंग, जिसमें फर्स्ट आपको दिया है इवेपोरेशन क्या होता है। ड्यू टू द हीट ऑफ द सन द वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस गोज इनटू वेपर एंड फॉर्मिंग अ फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है कि सन के हीट के कारण अर्थ सरफेस में जो भी वाटर होता है वो क्या होता है, कन्वर्ट होता है वेपर्स में, और वही वेपर जो है कहाँ पे जाते हैं, स्काई में ऊपर की तरफ जाते हैं, जिनके कारण फाइन ड्रॉपलेट्स फॉर्म होते हैं वाटर के। तो ये जो प्रोसेस होता है उसे कहा जाता है इवेपोरेशन। नेक्स्ट है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, द प्रोसेस व्हेन वेपर टर्न्स इनटू वाटर ऑन कूलिंग टू फॉर्म ड्रॉप्स ऑफ वाटर, इट इज कॉल्ड द कंडेंसेशन। जैसे कि हमने इवेपोरेशन में देखा था कि वाटर वेपर क्या करती है, ऊपर जाते हैं और उसके क्या होते हैं, फाइन ड्रॉपलेट्स फॉर्म होते हैं। लेकिन वही जो वेपर टर्न्स होती है वाटर में जब कूल होती है उसके बाद, तो जो ड्रॉप्स फॉर्म होते हैं वाटर के, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन कहा जाता है, जो कि हमें वाटर साइकिल में दिखाई देता है। नेक्स्ट है सी द वाटर साइकिल। कि वाटर साइकिल क्या होता है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ ड्यू टू द हीट ऑफ द सन फॉर्म्स वाटर वेपर। तो देखिए जैसे हमने इवेपोरेशन का प्रोसेस देखा कि इवेपोरेशन में क्या होगा कि सन के हीट के कारण जो भी वाटर बॉडीज होती है उसमें से जो वाटर होता है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दिस वेपर इज लाइट एंड मूव्स अप इन द एटमॉस्फेयर एंड फॉर्म्स क्लाउड्स। कि ये जो वेपर होती है वाटर की जो बनी हुई वेपर होती है ये काफी हल्की होती है, मूव्स अप मीन्स ऊपर की तरफ जाने लगती है इन द एटमॉस्फेयर में, और उससे क्या फॉर्म होते हैं, क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। When these droplets join together and form bigger drops, कि छोटे छोटे फाइन ड्रॉपलेट्स होते हैं वो ज्वाइन होते हैं एक दूसरे को और फिर बिगर ड्रॉप्स फॉर्म होने लगते हैं, दे बिकम हेवी एंड फॉल्स डाउन ऑन दी अर्थ। तो छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स है एक साथ आके हेवी ड्रॉप्स बन जाते हैं, और हेवी होने के कारण वो क्या होते हैं, फिर फॉल्स डाउन नीचे की तरफ आने लगती है अर्थ के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ रेन, और वही क्या होती है, रेन, जिसे हम बारिश कहते हैं। तो ये पूरा क्या होता है, एक तरीके का साइकिल होता है जिसे हम द वाटर साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच वेदर रिलेटेड इवेंट्स। तो वेदर रिलेटेड इवेंट्स है उनके एग्जांपल्स आपको देने हैं, तो आंसर क्या आएगा, क्लाउड्स एंड रेन, ये 2 एग्जांपल्स है। नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ वाटर, की वाटर के सोर्सेस कौन से होते हैं, तो रिवर एंड लेक, ये 2 एग्जांपल आप लिख सकते हो। और लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है वहाँ पे आपको क्या करना है, ड्रॉ लेबल डायग्राम वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल का जो डायग्राम है वो आपको निकालना है, तो आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है, तो वहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, उसे लेबल करना है अच्छी तरीके से, और जो भी डायग्राम आपको बुक में दी है उसी तरीके से आप निकाल सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट, जितने भी क्वेश्चंस आपको बुक में दिए हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक, उतने सारे हमने अभी सॉल्व किए हैं। तो आई होप आपको सारे आंसर अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।